Hello students. So today we will discuss about the chapter 2 motion in a straight line. मोशन क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे मोशन क्या होता है। तो मोशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू other position with respect to time। देखिए, सबसे पहली बात आती है चैप्टर में जाने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे था, इस पोजीशन पे खड़ा हुआ हूँ और थोड़ी देर वॉक करता हूँ 2 मिनट्स और इस पोजीशन पे पहुंच जाता हूँ। तो क्या है, मतलब 2 मिनट्स वॉक की मैंने और मैं 400 मीटर डिस्टेंस पे पहुंच गया। 400 मीटर डिस्टेंस पे पहुंच गया। तो ये क्या है? आई एम मूविंग, मीन्स आई एम इन मोशन। हम क्या बोलेंगे इसको? आई एम इन मोशन। तभी तो मेरी पोजीशन यहाँ से चेंज हो गई 2 मिनट में। तो क्या है? ये मोशन है। मोशन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे क्या है, हम लोग सांस लेते हैं, वी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। तो क्या है? मूवमेंट ऑफ एयर होता है। एयर अंदर जाती है, बाहर आती है। तो क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एयर। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मूवमेंट ऑफ एयर जो है क्या है? मोशन है। डे टू डे लाइफ में हम एग्जाम्पल देखते रहते हैं। जो एरोप्लेन है उसका उड़ना उतरना, ठीक है। और क्या है, जैसे ट्रेन इज मूविंग, ट्रेन हम चलते हुए देखते हैं। बाइक राइड करते हैं, बाइसिकल राइड करते हैं। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ मोशन ओनली, ठीक है। और भी बहुत सारे अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल इन द सोलर सिस्टम, वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ द सोलर सिस्टम। इन आवर सोलर सिस्टम इफ वी सी, दिस इज द सन and earth is revolving around the sun. Earth is revolving around the sun. Earth is revolving around the sun. तो क्या है? This is also a motion. Earth is revolving around the sun. क्या है? Earth अभी इस पोजीशन पे है। 12 आवर्स में क्या होता है? ये अपोजिट साइड में पहुंच जाती है। तो क्या अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ में दो तरह के मोशन होते हैं, रोटेशन एंड रोटेट भी करती है। साथ में क्या करती है? वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करती है, रोटेशन भी होता है उसमें। अर्थ जो है क्या करती है? रोटेशन भी करती है और रिवॉल्यूशन भी करती है। वो रिवॉल्व भी करती है सन के अराउंड और अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करती है। तो अर्थ भी क्या है? मोशन में है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें सन का एग्जांपल भी लें तो अगर क्या करेंगे, ये क्या है पूरा, अगर सोलर सिस्टम देखें तो किसके अंतर्गत आता है? इट कम्स अंडर मिल्की गैलेक्सी। इट कम्स अंडर मिल्की गैलेक्सी। तो देखेंगे हमारा पूरा सोलर सिस्टम इज आल्सो इन मोशन इन द मिल्की गैलेक्सी, दैट इज आल्सो रोटेटिंग, ठीक है। तो दैट इज आल्सो इन मोशन। तो यहां से क्या लग रहा है, यहां से हम एग्जांपल देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है मोशन में है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम स्टैंडिंग हियर, the person who is watching me, he will say he is at rest. Really am I in rest? The person who is observing from the moon or who is observing from the other planet, he will say I am in motion. For example, मैं ये अर्थ है, ये अर्थ को मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है। ये अर्थ है, रोटेट कर रही है। यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब कोई एक पर्सन है, वो यहाँ से मून से देख रहा है, यहाँ मून से देख रहा है। तो व्हाट ही विल से? आई एम इन रेस्ट। मैं रेस्ट में हूँ क्या? नहीं, मैं मोशन में हूँ, क्योंकि ये अर्थ जो है रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। तो ये यहाँ पे एक चीज की बात आती है, रिलेटिव मोशन। यहाँ पे एक बात आती है रिलेटिव मोशन की, उसको भी हम पढ़ेंगे। रिलेटिव मोशन क्या होता है, ठीक है।
उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब रिलेटिव मोशन वो चीज़ है आप देख कहाँ से रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्या है, किस पोजीशन से आप देख रहे हैं चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ होती है। अब सेकंड चीज़ आती है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन के बारे में हम जान गए कि मोशन क्या होता है, ठीक है। अब जानना है हमें मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, किसी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन, ठीक है। अब मोशन कई भी तरह का हो सकता है, ऐसा नहीं है मैं कभी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करें, मैं ऐसे ही मूव कर सकते हैं, ऊपर जाइए नीचे आइए फिर ऊपर जाइए फिर नीचे आइए, किसी भी राउंड में भी मूव कर सकते हैं, किसी भी शेप में आप मूव कर सकते हैं, ऐसे गोल गोल भी घूम सकते हैं, सर्कुलर, ठीक है। तो दिस इज आर द टाइप्स ऑफ द मोशन। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिर्फ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। हम एक एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल वन कार इज मूविंग, इसकी स्पीड मान लिया 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो if somebody asks you कि what will be the position of the car in 0.5 hours, 0.5 hour means 30 minutes, what will be the position of the car in 30 minutes, 30 minutes में इस कार की पोजीशन क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, हमने मान लिया ये यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है कार, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड से अगर ये कार मूव कर रही है, तो हमसे कोई पूछता है व्हाट विल बी द पोजीशन, तो हम फार्मूला जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी इसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये भी मतलब समझाऊंगा मैं व्हाट इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आगे डिस्कस करूंगा। इसको स्पीड बोल दीजिए आप, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम समझाएंगे आगे चल के क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो स्पीड हमें मालूम है 50 किलोमीटर पर आवर है और डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है यहाँ पे, और 0.5 आवर में क्या निकालनी है हमें, पोजीशन निकालते हैं। x इज इक्वल टू 50 इंटू 0.5 कितना हो गया 25 किलोमीटर, मतलब ये कार जो है वो हाफ एन आवर में 25 किलोमीटर चल जाएगी, 25 किलोमीटर चल जाएगी, ठीक है। ये देखिए हमने निकाला, किस केस में निकाला, जबकि हमारी कार की स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है स्पीड, लेकिन अगर इस कार की स्पीड वेरी कर रही होती है, जैसे हम कार चलाते हैं या कुछ भी ड्राइव करते हैं तो क्या कार की स्पीड हमेशा 50 रहती है, नहीं, एक्सीलरेटर होता है, उसमें एक्सीलरेटर हम दबाते हैं तो क्या होता है कार की स्पीड वेरी होती है, कभी 50 होगी, कभी 60 होगी, कभी 70 होगी, कभी 80 होगी, कभी 40 भी होगी, ठीक है। इट इज वेरिंग, कार की स्पीड जो है, कार स्पीड इज वेरिंग, चेंजिंग, कार स्पीड इज चेंजिंग। When car speed is changing, can we apply this formula? In this case, can we apply this formula? Speed is equal to distance upon time. Can we apply this formula? No. We cannot apply the formula when the speed of the car is changing with respect to time. There are some set of equations. There are some set of equations which will be used in case of change of speed. ठीक है, चेंज ऑफ स्पीड मतलब क्या है, चेंज ऑफ स्पीड क्यों चेंज हो रही है, यहाँ पे एक टर्म आती है एक्सीलरेशन, वी कॉल इट एक्सीलरेशन, इसके बारे में भी हम डिस्क्राइब करेंगे। एक्सीलरेशन, देखिए हम एक्सीलरेटर दबा रहे हैं, इसका मतलब वी आर गिविंग सम एक्सीलरेशन, मान लिया कोई वैल्यू है एक्सीलरेशन की के, कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट है, कोई एक ही, ए मतलब एक्सीलरेशन, एक एक्सीलरेशन को डिनोट किया हमने ए से, ठीक है। तो कोई एक्सीलरेशन की वैल्यू है k, जिसकी वजह से जो है ये स्पीड चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली, बिकॉज ऑफ दिस एक्सीलरेशन दिस स्पीड इज चेंजिंग, ठीक है। तो उस केस में हमारे कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस होती हैं जो हम यूज करेंगे, ठीक है, उसकी हेल्प से हम जो है पोजीशन वगैरह कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये फार्मूला नहीं लगा सकते। अच्छा, इस केस में अगर पूछा जाए व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन, व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज 0। what is acceleration? If you see the formula of acceleration,
चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन स्पीड इस केस में देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है। चेंज इन स्पीड क्या हो गया, चेंज इन स्पीड, अगर मैं चेंज इन स्पीड को डेल्टा वी से दिखाऊं तो डेल्टा वी मतलब v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, v2 मतलब t टाइम के बाद वेलोसिटी वो भी 50 रहेगी क्योंकि यहाँ पे चेंज ही नहीं हो रही वेलोसिटी। v1 पहले भी वेलोसिटी इसकी 50 है, तो डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। चेंज इन वेलोसिटी जीरो है इस केस में, बता रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ इस केस की, व्हेन देयर इज नो एक्सीलरेशन, स्पीड इज कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा वी चेंज इन स्पीड जीरो अपॉन टाइम क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब ये वाला फार्मूला जो है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, we apply only in the case when the acceleration is zero, only in the case when the acceleration is zero. When there is a value of acceleration we cannot apply this formula. तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में कि जब भी हम किसी की पोजीशन निकाल रहे हैं या स्पीड निकाल रहे हैं, हमें कैलकुलेट करना है, we should always remember whether there is a acceleration. In that case acceleration लग रहा है, there will be different set of equations for calculating the position, for calculating the velocity, for calculating the acceleration. एक चीज और है इसके साथ में बताना भूल गए, जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल कार थी हमारी, यहाँ पे एक कार थी, कार का हम एक्सीलरेशन, कार की पोजीशन हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो एक चीज ध्यान रखिए, हमने यहाँ पे कार की कुछ लेंथ तो रहती है, कुछ ना कुछ लेंथ होगी। फॉर एग्जांपल कंसीडर करो कार जो है 2 मीटर की कार है, कार की लेंथ कितनी है, 2 मीटर है। जब हमने पोजीशन कैलकुलेट की तो हमने क्या ये डिस्टेंस मेजर की थी या इसको कंसीडर किया था, इस 2 मीटर लेंथ को? नहीं, हमने इसको कंसीडर नहीं किया था, हमने इस लेंथ को कंसीडर नहीं किया था। तो हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब भी हम इसके न्यूमेरिकल निकालते हैं तो एक हम एजम्पशन लेते हैं। वो एजम्पशन क्या है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड जीरो, is considered zero or negligible compared to the distance traveled by the object। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिए। जैसे आप कोई भी पूछने लगे कि आपने इसमें इस केस में जो है कार की लेंथ या किसी की लेंथ कंसीडर की थी क्या, वो फार्मूला लगाते टाइम, फॉर एग्जांपल जब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम फार्मूला लिख रहे थे, तो क्या हमने इस डिस्टेंस में ये वाली लेंथ ली थी? नहीं ली थी हमने इसको नेग्लिजिबल कंसीडर किया था। तो ये एक एजम्पशन है जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में लिया जाता है, इसको हमेशा याद रखेंगे। ये एजम्पशन स्टार्टिंग का एजम्पशन है, इसको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ किसी किसी केस में ये जो लेंथ है वो कंसीडर की जाती है। आपको हम ये भी बताएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि कोई एक ट्रेन है, इसमें कुछ डिब्बे हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्रेन किसी स्पीड से जा रही है, स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई पर्सन अगर आपसे पूछता है कि इस ट्रेन को आपको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, इस ट्रेन को, ये ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और ये आपको कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगी, तो देखिए ट्रेन जो होगी यहाँ से, जब ट्रेन मान लिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, ट्रेन यहाँ पे है, ठीक है, इसको क्रॉस करने में कितनी लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी, इसको क्रॉस करने में जो है
इसको क्रॉस करने में जो है पूरी लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी जो कि ट्रेन की लेंथ के इक्वल है। फॉर एग्जांपल ट्रेन की लेंथ L है, या हमारे ट्रेन की लेंथ जो है वो 400 मीटर है, और अगर आपसे कोई पूछता है कि इस ट्रेन को आपको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, आप अपने आप को नेग्लेजिबल लेंथ का मान लोगे, आपकी लेंथ जो है नेग्लेजिबल है, मान लीजिए आप अपनी लेंथ नेग्लेजिबल मान लीजिए, या कंसीडर मत कीजिए, बहुत छोटे से हैं आप कंपेयर टू द ट्रेन, ठीक है। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला लगा देंगे, क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे कौन सी होगी, ट्रेन की लेंथ, लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन टाइम, लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन टाइम। फॉर एग्जाम्पल इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, इसकी लेंथ दे रखी है 400 मीटर, इसको किलोमीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.4 किलोमीटर, 400 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे, 400 डिवाइडेड बाई 1000, 0.4 किलोमीटर अपॉन टाइम, टाइम यहाँ से निकालना है, टाइम मान लिया t, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 80, ठीक है। मिनट्स, ये आवर्स में आएगा, ये टाइम किस में आएगा, आवर्स में आएगा, तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 24/80 मिनट, 24/80 मिनट्स। इसको जो है आपको क्रॉस करने में ट्रेन को इतना टाइम लगेगा। तो कहीं कहीं पे केस आता है जहाँ पे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको कंसीडर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपने साइज ऑफ जो खुद का ऑब्जेक्ट है, मतलब खुद की साइज को नेग्लिजिबल कंसीडर किया, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका साइज जो यहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट का साइज हम लोगों ने कंसीडर किया है, और खुद का साइज जो है नेग्लिजिबल कंसीडर किया है, ठीक है। और ये रिलेटिव मोशन की जो मैंने बात की थी, रिलेटिव मोशन को हम लोग डिटेल्स में एक बार बताएंगे क्या रिलेटिव मोशंस होता है। जैसे कि वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जो है चीज़ों को, रिलेटिव मोशन जैसे डिपेंड करता है कहाँ से आप चीज़ों को देख रहे हैं, वेयर इज योर ऑब्जर्वर। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 3 टर्म, पोजीशन, पाथ लेंथ, कुछ टर्म्स हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे, पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, तो उस चीज़ को यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा। पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया व्हाट इज द मोशन, चेंज इन द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, चेंज इन द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। पोजीशन कैसे, चेंज इन द पोजीशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा घर है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा स्कूल है, यहाँ पे मेरा स्कूल है, ये मेरा होम है, ये मेरा स्कूल है। तो अगर कोई पूछता है, मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ माई स्कूल फ्रॉम माई होम, व्हाट आई विल से, इट इज 4 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल लेके सोचिए, ये 4 किलोमीटर है डिस्टेंस। इफ समबडी इज आस्किंग यू व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द होम टू द स्कूल, यू विल से 4 किलोमीटर। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, आपने 4 किलोमीटर बताई है स्कूल की डिस्टेंस, स्कूल की पोजीशन। डिस्टेंस मींस व्हाट, यू आर टेलिंग द स्कूल इज एट 4 किलोमीटर पोजीशन, एट ए डिस्टेंस 4 किलोमीटर from my home. Then what is the reference, what is the reference you are taking? Reference means एक पॉइंट ले रहे हैं जिसके कंपैरिजन में आप पोजीशन बता रहे हैं स्कूल की, मींस दिस इज द पॉइंट। योर होम जो है वो पॉइंट है, वो रेफरेंस पॉइंट है। वो कौन सा पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, जहां से आप स्कूल की पोजीशन कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हो गया पोजीशन के बारे में। जब भी हम पोजीशन की बात करते हैं, वी ऑलवेज टेक ए रेफरेंस पॉइंट, we always consider a reference point. You cannot talk about the position without a reference point. ठीक है। अब reference point जो होता है उसके लिए हम coordinate system एक पढ़ते हैं, coordinate system पढ़ते हैं, rectangular coordinate system बोलते हैं इसको, rectangular coordinate system।
रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं। इसके लिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसमें 3 एक्सिस होती हैं। देयर आर 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, जेड एक्सिस होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अगर और एक ओरिजिन पॉइंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, सेंटर पॉइंट ओरिजिन पॉइंट होता है जहाँ पे तीनों एक्सिस कट करती हैं। तो अगर हम किसी भी पॉइंट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम पोजीशन डिटरमाइन करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, फॉर एग्जांपल कोई एक पॉइंट है जिसकी पोजीशन है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड किसके रेफरेंस में है, इस ओरिजिन पॉइंट के रेफरेंस में। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हो गया। दूसरी चीज, जब भी हम किसी के चेंज ऑफ पोजीशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एक टाइम भी होना चाहिए। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ साथ में यहाँ पे हम टाइम भी कंसीडर करेंगे, टाइम भी कंसीडर करते हैं। ओके, तो इन दोनों को मिला के पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to origin and with respect to time and considering the time, मतलब इन दोनों को मिला के जो है हम इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन दोनों को हम मिला के बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मतलब पोजीशन यहाँ से हम मालूम पड़ेगी, हमारी कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ से हम पोजीशन मालूम पड़ जाएगी। टाइम हम यहाँ से देखेंगे वॉच से कि किस टाइम पे क्या पोजीशन थी। तो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस टर्म को याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा यूज होती है ये फिजिक्स में कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक कार का भी जस्ट हमने एग्जांपल लिया था, कार का एक एग्जांपल लिया था। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये कार जो है मूव कर रही है। कार इज इन मोशन, फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप बाहर से देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, कार इज मूविंग, कार इज इन मोशन। आप क्या कहेंगे, कार इज इन मोशन बिकॉज द पोजीशन इज चेंजिंग। अभी क्या है, थोड़ी देर में ये पोजीशन है, थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, कार की पोजीशन यहाँ पहुंच जाएगी, आगे बढ़ गई कार। ठीक है, तो क्या है, कार इज इन मोशन। ठीक है, सेम लाइन में थोड़ी देर में क्या होगी, कार की पोजीशन चेंज हो जाएगी थोड़ी देर में। फॉर एग्जांपल कार की पोजीशन ये होगी, तो क्या है, यू विल से दैट कार इज मूविंग, कार इज इन मोशन बिकॉज पोजीशन ऑफ द कार इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, पोजीशन ऑफ द कार इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, लेकिन अगर एक पर्सन, वन पर्सन हु इज सिटिंग इनसाइड द कार, एक तो ड्राइवर हो गया, वन पर्सन इज सिटिंग इनसाइड द कार, व्हाट ही विल से, is there any movement with respect to him, there is no change in the position because wherever he is sitting at the same place, he is not moving at all। वो यहाँ पे बैठा हुआ था, वहाँ वहीं की वहीं बैठा हुआ है, यहाँ पे भी वहीं बैठा हुआ है, यहाँ पे भी बैठा हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में कोई भी चेंज नहीं है। उसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो देयर इज नो चेंज। अगर कभी देखें हम, जैसे हमें चेंज ऑफ पोजीशन कब दिखता है, कोई भी रेफरेंस पॉइंट दिखता है। अगर देखेंगे हम कभी फ्लाइट में, देखिएगा देखेंगे फ्लाइट में, अगर कभी भी आप ऑब्जर्व करिए तो फ्लाइट में जब तक आपको अर्थ की सरफेस दिखती है तब तक लगता है वी आर इन मोशन, क्योंकि अर्थ हम लोग जो है एज ए रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं, हमको लगता है कि हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप एयर में पहुंच जाते हैं, आपके पास कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं रहता मेजर करने के लिए, पोजीशन के लिए कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं रहता, सब कुछ एक जैसा दिखता है, तो लगता ही नहीं प्लेन मूव कर रहा है, हमें महसूस ही नहीं होता प्लेन इज मूविंग। ठीक है, बट एक्चुअली इट इज मूविंग। द पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम द अर्थ, व्हाट ही विल से, अभी तो प्लेन इधर था, अब प्लेन इधर आ गया। द पर्सन हु इज सिटिंग इनसाइड द प्लेन, व्हाट ही विल से, प्लेन इज एट रेस्ट। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द डिफरेंस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये था और फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मतलब कि तो ये बात हो गई पोजीशन की, नाउ वी विल टॉक अबाउट द
पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या होती है, इसको जरा डिस्कस करते हैं। पाथ लेंथ क्या होती है, होते हैं पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिफरेंशिएट में करूंगा यहाँ पे। तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन पे कोई एक जीरो पोजीशन दिखाऊंगा, इसको मैं ओ बोल देता हूँ। ये पोजीशन जीरो पोजीशन है, ठीक है, ये पोजीशन जीरो पोजीशन है। और एक पॉइंट लूंगा मैं यहाँ से कुछ 100 की डिस्टेंस पे ले लिया, दूसरा पॉइंट ले लिया 240 डिस्टेंस पे ले लिया, तीसरा पॉइंट ले लिया 360 पोजीशन पे ले लिया, ठीक है। इधर मैंने माइनस में ले ली, बोलो ये -100 है और इधर -200 मीटर। ऑल द डायमेंशंस आर इन मीटर। यू कैन से इधर -x एक्सिस है, ये -x एक्सिस है और इधर +x एक्सिस। ओरिजिन के राइट साइड में जब हम मूव करते हैं तो प्लस डायरेक्शन होती है, लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो माइनस डायरेक्शन, इसीलिए ये वैल्यू माइनस में लिखी हुई है, ठीक है। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज द पाथ लेंथ। फॉर एग्जांपल, just consider this is the zero value, this is point O, and this you consider point P, this you consider point Q, this you consider point P and Q. Just imagine, कंसीडर कीजिए कि आप पॉइंट O से और पॉइंट P तक जाते हैं, पॉइंट O से और पॉइंट P तक जाते हैं, तो आपकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड point O to point P, what is the distance traveled, it is equal to OP। OP कितनी हो जाएगी, OP is equal to 360 मीटर, 360 मीटर, ठीक है। अब पहले पॉइंट O से गए आप पॉइंट P तक, ठीक है, उसके बाद में पॉइंट P से Q तक आते हैं लौट के, फिर पॉइंट P से Q तक आते हैं लौट के, ठीक है। पहले यहां से यहां तक गए, point O to P, first we have traveled from point O to P, then we came back to point Q from point P। तो हम क्या देखते हैं, O to P distance is 360 meter and PQ distance, PQ distance is how much, 360 minus 240, it is equal to 120 meter, it is equal to 120 meter, okay। Now, if somebody asks you what is the path length, what is the path length, then you come back to point Q, what is your path length? So what will be your path length? Path length is, first we will see what is path length. Path length is the total length traveled from t is equal to 0 to t is equal to, you can say, t1, मीन्स टोटल टाइम में जो लेंथ ट्रेवल की है आपने या डिस्टेंस ट्रेवल की है, दैट इज नोन एज पाथ लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी, पाथ लेंथ इज 360 प्लस 120, दैट इज इक्वल टू 480 मीटर। टोटल पाथ लेंथ इज 480 मीटर। इफ somebody asks you what is the displacement, anybody asks you what is the displacement, displacement is the position at t is equal to t1, position of the object at t is equal to t1 with respect to the reference point। So here your reference point is t is equal to 0, तो यहाँ के रिस्पेक्ट में आपकी अभी पोजीशन क्या होगी, ये देखिए कितनी है अभी ये पोजीशन, यहाँ के रिस्पेक्ट में ये है 240, अभी आप यहाँ पे हैं, so that is your displacement। displacement at t is equal to t1, देखिए टाइम को हमेशा ले रहा हूं, वी आर ऑलवेज कंसीडरिंग टाइम, एट व्हाट टाइम, किस टाइम पे हमको चाहिए, एट t इज इक्वल टू t1। पाथ लेंथ जो है 480 मीटर हो जाएगी जब यहाँ पर वापस आ जाएंगे, व्हेन यू कम बैक टू पॉइंट Q, एंड योर डिस्प्लेसमेंट विल बी इज इक्वल टू हाउ मच, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 240 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मींस द एक्चुअल पोजीशन चेंज, योर पोजीशन इज चेंज बाय 240 मीटर ओनली,
because you came back from 340 to 240. Okay, so this is the difference between the path length and the displacement. Okay, sometimes the path length and the displacement will be same. किस पोजीशन पे, जस्ट इमेजिन करिए सेम केस में कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे पाथ लेंथ एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम एट पॉइंट P. When you are going from O to P, O to P में जब आप P पे पहुंचे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी आपकी कितनी थी 360, इन पाथ लेंथ भी आपकी कितनी थी 360. सबसे पहले आप यहां से यहां तक पहुंचे थे ना, तो यहां पे जब पहुंचे थे P पॉइंट पे पहुंचे थे तो पाथ लेंथ कितनी थी 360 मीटर. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट वाज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट वाज आल्सो 360. Displacement was also 360 meter. Means path length is always, we can conclude one thing from here, path length of an object in a straight line motion, in a straight line motion, path length of any object is always, it is always greater than or equal to the displacement. It is always greater than or equal to the displacement. देखिए इस केस में क्या है, यहाँ पे पाथ लेंथ ग्रेटर है और यहाँ पे देखिए पाथ लेंथ इज इक्वल टू, बट कभी भी पाथ लेंथ कम नहीं होती है, इट इज नेवर लेस देन द डिस्प्लेसमेंट. ये चीज बहुत याद करने वाली है, व्हाट इज द पाथ लेंथ एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. पोजीशन ऑलरेडी भी डिफाइन करते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा.